सुलेखा बेटे एक बार बताएं लास्ट क्या किए थे। तो हमने जैन बौद्ध तो कराया था न्यू आइडियाज के बारे में, और इसके अलावा आपको मौर्य या किंगडम्स, न्यू किंग्स और किंगडम्स बताए थे क्या? कुछ पॉइंट्स न्यू किंग्स एंड किंगडम्स के बारे में बताए थे क्या? आज का टॉपिक यही है, फर्स्ट क्लास से आज आपका। ओके, नो प्रॉब्लम। तो बच्चों मैं ये बता रहा हूं कि पिछली क्लास में आपने न्यू आइडियाज के बारे में पढ़ा था। आज हम आपको न्यू किंग्स एंड किंगडम्स के बारे में बताएंगे, मतलब नए राजा और उनके साम्राज्य के बारे में। जैसा कि आप जानते हैं, बुद्ध के समय में 16 महाजनपद थे, 16 महाजनपदास। और इन 16 महाजनपदों में मगध जो था, बाकी छोटे छोटे महाजनपदों को जीतकर अपने अधीनता में कर लिया था। और बाद में मगध में एक बड़ा ही विशाल और स्ट्रॉन्ग किंगडम आया था। तो नया किंग और किंगडम्स का मतलब मगध में एक विशाल और एक स्ट्रॉन्ग किंग और किंगडम आए थे। 16 महाजनपद का मतलब होता है, जैसे आज जनपद का मतलब जिला होता है, महाजनपद का मतलब बड़े बड़े जिले। बाद में एक स्ट्रॉन्ग किंगडम मगध पूरे 15 महाजनपदों को जीतकर अपने अंडर में कर लिया था। इस वे में बिंबिसार हर्यंक वंश का पहला किंग था, जिसने अपने आसपास के किंगडम्स पर कब्जा कर लिया था और फिर अपनी कैपिटल बिहार में राजगृह को बनाया था, राजगृह को राजधानी बनाया। तो इस तरह से नए किंगडम, हला वैसे मगध एम्पायर इसको कहते हैं, मगध साम्राज्य। मगध साम्राज्य कहते हैं। टॉपिक का नाम किंग्स एंड किंगडम्स, न्यू किंग्स और किंगडम्स। लेकिन इस किंगडम में, मगध साम्राज्य में तमाम डायनेस्टी आई थी। पहली डायनेस्टी, प्रारंभिक डायनेस्टी हर्यंक डायनेस्टी थी, यानी हर्यंक वंश। यह डायनेस्टी 554 बीसी से लेकर 412 बीसी तक शासन किया था। बच्चों, इस डायनेस्टी में बिंबिसार मगध का पहला किंग था। मगध का फर्स्ट किंग बिंबिसार। उसका बेटा अजात शत्रु अपने पिता बिंबिसार को मार करके अजात शत्रु सत्ता में आया था। अजात शत्रु की हत्या कर उसके बेटे उदयन ने हर्यंक वंश की सत्ता संभाली थी। उदयन ने पाटलिपुत्र शहर की स्थापना किया था। पाटलिपुत्र बोले तो आज का पटना, पुराना नाम कुसुमपुर था। तो मगध पहला किंगडम और न्यू किंगडम्स, जिसमें बिंबिसार यह किंग था, नाम मात्र का था। लेकिन उस समय किंग था ये जब महात्मा बुद्ध पैदा हुए, महावीर स्वामी पैदा हुए। महात्मा बुद्ध, महावीर स्वामी अपने अपने ज्ञान प्राप्त किए और अपने अपने धर्म का प्रचार स्टार्ट किया था। तो बिंबिसार मगध का पहला किंग था। इसकी कैपिटल राजगृह थी। राजगृह आज की डेट में बिहार में है। तो फर्स्ट किंगडम की कैपिटल राजगृह को बनाया था। राजगीर भी कहते हैं इसको। पिता की हत्या करके इसका बेटा अजात शत्रु गद्दी पर बैठा। अजात शत्रु यह अपने पिता बिंबिसार को मारकर गद्दी पर आया था, और इसने भी राजगृह को कैपिटल बनाया था। सेम इसका भी कैपिटल यही था बच्चों।
यहाँ एक बात और इंपॉर्टेंट है, राजगीर को या राजगृह को कैपिटल बनाया, लेकिन इसको कुणिक कहा गया है। कुणिक का मतलब क्रूर होता है, यानी क्रूर राजा, यानी पितृहंता, अपने पिता को मारकर सत्ता पर आया था, इसलिए इसको कुणिक कहा गया है। इसके शासनकाल में महात्मा बुद्ध का देहांत हुआ था। इसने बुद्ध के डेथ के बाद 483 बीसी में प्रथम बौद्ध सम्मेलन बुलाया था, या इसको प्रथम बौद्ध संगीति भी कहते हैं, यानी फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल अपनी कैपिटल राजगृह में बुलाया था। राजगृह के सप्तपर्णी गुफा में बुलाया। राजगृह के सप्तपर्णी गुफा में प्रथम बौद्ध सम्मेलन इसी ने बुलाया था, और इस समय बौद्ध विद्वान महाकश्यप उपाली इसके अध्यक्ष थे। तो अजात शत्रु पितृहंता, इंडियन हिस्ट्री में पहली बार ऐसा हुआ था जब बेटे ने पिता की हत्या कर सत्ता में आया था। बिंबिसार के समय में बुद्ध पैदा हुए, महावीर स्वामी पैदा हुए, कैवल्य प्राप्त किए, लेकिन अजात शत्रु के शासनकाल में महात्मा बुद्ध का देहांत हुआ 483 बीसी में। इसलिए फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल अजात शत्रु ने अपनी कैपिटल राजगृह में बुलवाई थी। तो आई थिंक यह मगध की फर्स्ट किंगडम और मगध की पहली कैपिटल थी बच्चों। फर्स्ट किंगडम और फर्स्ट कैपिटल राजगृह। जिस तरह से इसने अपने पिता की हत्या किया, उसी प्रकार इसके पुत्र उदयन ने, इसका बेटा उदयन था बच्चों, उदयन ने अपने पिता अजात शत्रु की हत्या किया था, परंपरा को जारी रखा। इसका महत्व यह था कि इसने पाटलिपुत्र शहर बसाया। पाटलिपुत्र शहर, यह शहर इसी ने बसाया था। तो पाटलिपुत्र सिटी की स्थापना इसने किया था। आज का ये पटना है। तो पटना शहर बिहार की कैपिटल, यह शहर उदयन ने बसाया था। ऐसा कोई क्वेश्चन पुटअप किया जाए कि पाटलिपुत्र शहर किसने बसाया, लेकिन पाटलिपुत्र का सबसे पहला नाम क्या था बच्चों? तो कुसुमपुर था। सबसे पुराना नाम इसका कुसुमपुर था। पाटलिपुत्र का सबसे ओल्ड नेम कुसुमपुर था। और बच्चों, पाटलिपुत्र को पोलीबोथा भी कहते हैं। पोलीबोथा, ग्रीक भाषा में पाटलिपुत्र को पोलीबोथा भी कहा गया है। तो बड़ा ही पॉपुलर शहर था। लक्ष्मी बेटे गुड इवनिंग। तो न्यू किंग्स और किंगडम्स के बारे में बता रहे हैं आपको। बौद्ध धर्म के बाद, जैन धर्म के बाद, न्यू आइडियाज के बाद न्यू किंग्स एंड किंगडम्स आए थे। हर्यंक डायनेस्टी मगध में फर्स्ट डायनेस्टी थी। हर्यंक वंश मगध में फर्स्ट वंश था। बिंबिसार मगध का पहला राजा था। आसपास के महाजनपदों को जीता, अपने किंगडम में शामिल किया, लेकिन बिंबिसार की हत्या उसके बेटे अजात शत्रु ने किया। अजात शत्रु सत्ता में आ गया। कारण क्या था कि बिंबिसार की कई पत्नियां थी, कई सारे बच्चे थे, सब सत्ता चाहते थे। अजात शत्रु ने सत्ता पाने के लिए अपने पिता की हत्या कर दिया और आसानी से गद्दी पे आ गया। बाकी भाई भाग खड़े हुए। अजात शत्रु को इसीलिए कुणिक कहा गया है, क्रूर किंग था, पितृहंता। और 483 बीसी में बुद्ध अजात शत्रु के समय में कुशीनगर के कसिया गांव में मरे थे। इसलिए अजात शत्रु ने बौद्ध धर्म का पहला सम्मेलन बुलाया, अपनी कैपिटल राजगृह में बुलाया था। और जिस तरह से इसने अपने पिता की हत्या किया, ऐसे इसका बेटा उदयन ने इसको मारकर गद्दी प्राप्त किया और पाटलिपुत्र शहर बसाया। पाटलिपुत्र को फर्स्ट टाइम अपनी कैपिटल बनाया, राजधानी बनाया। पाटलिपुत्र का सबसे पुराना नाम कुसुमपुर था। इसको पोलीबोथा यूनानी भाषा में कहा गया है। तो बच्चे, इस तरह से तीन छोटे छोटे राजा
इस वंश का अंतिम राजा अगर पूछा जाए, लास्ट किंग, नागदाशक था। नागदाशक, नागदाशक। बीच में कई और आए छोटे मोटे, लेकिन बच्चे लास्ट किंग इस वंश का पूछा जाए, नागदाशक अंतिम राजा था इस वंश का। आपको बताएं कि नागदाशक जो था, इसको जनता ने मार भगाया। जनता ने इसके स्थान पर इसके सेनापति शिशुनाग को गद्दी पर बैठा दिया। इसका सेनापति शिशुनाग था, उसको गद्दी पर बैठाया और शिशुनाग ने एक नई डायनेस्टी, एक नया वंश बनाया। तो आई थिंक ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। यानी न्यू किंगडम्स में हरियंक डायनेस्टी, मगध में फर्स्ट किंगडम, और ये इसका फाउंडर है बच्चे, बिंबिसार। अब आप देखिए, इसके बाद नागदाशक को हटा दिया, मार भगाया, और नागदाशक के स्थान पर, नागदाशक के स्थान पर इसका सेनापति शिशुनाग सत्ता में आया और इसने शिशुनाग वंश की स्थापना किया था। तो मगध में दूसरी डायनेस्टी शिशुनाग वंश, यह मगध में दूसरी डायनेस्टी थी बच्चों। 412 से लेकर 345 बीसी तक यह डायनेस्टी थी। 412 412 से 345 तक शिशुनाग वंश था। इस वंश की कैपिटल पूछा जाए, इस वंश की राजधानी, तो बच्चों इन्होंने वैशाली को कैपिटल बनाया था। आप जानते हैं वैशाली कहां है? बिहार में है। मगध का इस समय किंग शिशुनाग, यह भी डायनेस्टी मगध में आई थी। मगध की दूसरी डायनेस्टी है शिशुनाग, और इस वंश का संस्थापक पहला किंग है स्वयं शिशुनाग। बच्चों यह शिशुनाग जो था, नागदाशक का सेनापति था। जनता ने नागदाशक को मार भगाया, बदनाम किंग था, उसके सेनापति को गद्दी पर बैठाया, और यह शिशुनाग जो था मगध में शासन किया। लेकिन इसका बेटा कालाशोक था, इसका पुत्र कालाशोक, कालाशोक इसका बेटा। इन दोनों की कैपिटल आप वैशाली लगाएंगे। दोनों ने मगध में इस समय वैशाली से शासन किया था। कालाशोक बिल्कुल कौवे के रंग का था, इसलिए इसको काक वर्ण कहते थे, बिल्कुल काला। निकनेम था काक वर्ण, इसका मतलब ब्लैक कलर का था, कौवे के रंग का था, बिल्कुल काला था, इसलिए इसको काला काकवर्ण कहा गया था। दूसरी बात यहां पर इंपॉर्टेंट है इसके समय में, 383 बीसी में दूसरा बौद्ध सम्मेलन इसने बुलाया था। दूसरा बौद्ध संगीति यानी सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल इसने वैशाली में बुलाया था। बुद्ध के मृत्यु के 100 साल बाद बौद्ध धर्म का दूसरा सम्मेलन कालाशोक ने अपनी कैपिटल वैशाली में बुलाया। क्यों बुलाया? क्योंकि बौद्ध धर्म में विभाजन की नौबत आ गई। विभाजन को रोकने के लिए कालाशोक अपने समय में अपनी कैपिटल वैशाली में सेकेंड बौद्ध सम्मेलन बुलाया, जिसकी अध्यक्षता सब्बाकमी ने किया था। तो सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल था बच्चों, ये सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल, दूसरा बौद्ध सम्मेलन वैशाली में हुआ था। इसकी अध्यक्षता पूछे किसने किया था, तो अध्यक्ष सब्बाकमी थे। सब्बाकमी
यह इसकी अध्यक्षता किए थे। तो कालाशोक के समय में मगध में दूसरा सम्मेलन हुआ था। तो इस तरह से शिशुनाग डायनेस्टी दूसरी डायनेस्टी थी हरियंक वंश के बाद। परंतु बच्चों तीसरी डायनेस्टी जो आई मगध में, थर्ड डायनेस्टी के बारे में बताते हैं, नंद वंश था। तीसरी डायनेस्टी मगध में बच्चों नंद डायनेस्टी आई थी। तो चलिए अगले पॉइंट की तरफ ले चलते हैं आपको। नेक्स्ट डायनेस्टी जो आई मगध में, और वह डायनेस्टी थी बच्चों कौन सी डायनेस्टी? नंद वंश, जिसका पहला किंग महापद्मनंद था। मगध का तीसरा डायनेस्टी नंद डायनेस्टी, और किंग पूछे तो महापद्मनंद इस वंश का संस्थापक था। तो आइए हम आपको नेक्स्ट पॉइंट की तरफ ले चलते हैं, न्यू किंग्स और किंगडम, नए राजा और राज्य के बारे में। तो बच्चों याद रखिएगा नंद वंश मगध में तीसरी पावरफुल, या कह सकते हैं नंद वंश तीसरी डायनेस्टी है। 345 बीसी में आई थी, 322 बीसी तक यह डायनेस्टी थी। और इस वंश की कैपिटल पूछा जाए, इन्होंने राजधानी किसको बनाया बच्चों? तो इन्होंने पाटलिपुत्र को कैपिटल बनाया। यह पाटलिपुत्र इनकी कैपिटल थी। तो अब आप देखें इस वंश का फर्स्ट किंग संस्थापक महापद्मनंद थे। ये इस वंश के संस्थापक थे और पाटलिपुत्र ही राजधानी थी। लेकिन आपको बताएं कि यह शूद्र था, इसके पिता नाई थे, बार्बर थे इसके फादर। यह एक नाई का बेटा था। पहली बार मगध में शूद्र वंश का राज्य आया था। महापद्मनंद शूद्र था, लेकिन इसको परशुराम कहा गया है क्योंकि इसने क्षत्रियों का विनाश किया था। इसके पहले मगध पर क्षत्रियों का शासन था। क्षत्रियों का विनाशक कहा गया है, डिस्ट्रॉयर ऑफ गया है, क्षत्रियों का विनाशक यानी डिस्ट्रॉयर ऑफ क्षत्रिय। तो इसको क्षत्रियों का विनाश करने वाला, या इनको परशुराम कह सकते हैं। परशुराम, जिस तरह से परशुराम ने क्षत्रियों का विनाश किया था, वैसे इसको क्षत्रियों का विनाशक कहते हैं। लेकिन बच्चों इसने तक्षशिला विश्वविद्यालय बनवाया था, तक्षशिला यूनिवर्सिटी। अगर ऐसा कोई प्रश्न पुटअप किया जाए कि तक्षशिला विश्वविद्यालय, इसकी स्थापना किसने किया था, तो तक्षशिला विश्वविद्यालय आज की डेट में, अब तो है नहीं, लेकिन यह विश्वविद्यालय पंजाब में था। और पंजाब कहां पर? पाकिस्तान वाले पंजाब में। तक्षशिला विश्वविद्यालय में स्वयं चाणक्य ने स्टडी किया था। चाणक्य तक्षशिला के रहने वाले थे। कुछ दिन स्टडी किया, कुछ दिन तक्षशिला में चाणक्य ने पढ़ाया था। बाद में अपनी दरिद्रता दूर करने के लिए, अपनी पॉवर्टी दूर करने के लिए चाणक्य पाटलिपुत्र में आ गए थे। पाटलिपुत्र के किंग उस समय धनानंद थे। धनानंद दान देने लगा था, दानशाला खोल रखा था। सोचा कि चलें अपनी दरिद्रता दूर कर लें। धनानंद के दरबार में चाणक्य पहुंच गए, मुख्य पुजारी के सिंहासन पर बैठ गए। थोड़ी देर में जब किंग धनानंद दरबार में पहुंचा, तो एक भद्दे पुरुष को, फटे पुराने कपड़े पहने हुए कुरूप आदमी को मुख्य पुजारी के सिंहासन पर बैठा देखकर धनानंद क्रुद्ध हो गया। धनानंद नाराज हो गया और
चाणक्य की शिखा पकड़वाकर, चोटी पकड़कर या पकड़वाकर मुख्य पुजारी के सिंहासन से उतार दिया। यानी भरी दरबार में चाणक्य का धनानंद ने अपमान किया था। धनानंद के दरबार में चाणक्य ने डिसाइड किया कि जब तक वह नंद वंश का विनाश नहीं करेगा तब तक वह अपनी शिखा नहीं बांधेगा। तो बच्चों, तक्षशिला विश्वविद्यालय इन्होंने बनाया। इसी विश्वविद्यालय में चाणक्य स्टडी किया था। चाणक्य को कौटिल्य भी कहते हैं, तक्षशिला का ही रहने वाला था। लेकिन महापद्मनंद के बाद इसका पुत्र धनानंद या घनानंद, धनानंद या इसको घनानंद भी कहते हैं, यह पिता के डेथ के बाद धनानंद सत्ता में आया था। और आपको बताएं कि यह भी क्रूर किंग था, पब्लिक पर अत्याचार करता था। इतना अत्याचारी था कि पब्लिक परेशान थी, जनता इससे परेशान थी। चाणक्य भी अपमानित किया गया दरबार में। डिसाइड किया कि जब तक इस वंश का विनाश नहीं करेगा चाणक्य ने, तब तक शिखा नहीं बांधेगा। तो आपको बताएं कि चाणक्य एक ऐसे व्यक्ति की तलाश में था जिसे वह राजा बनाए, और चाणक्य खुद उसका महामंत्री बनके, प्रधानमंत्री बनके शासन चलाए। चाणक्य स्वयं राजा नहीं बनना चाहता था। चाणक्य किसी को राजा बनाकर वह महामंत्री या प्राइम मिनिस्टर के रूप में शासन चलाना चाहता था। चाणक्य किसी गांव से गुजर रहा था। बच्चों की नाटक मंडली नाटक प्ले कर रही थी। चाणक्य वहीं खड़े होकर नाटक देखने लगा। उसमें राजा का पाठ चंद्रगुप्त मौर्य कर रहा था। राजा के रोल में चंद्रगुप्त मौर्य ने बहुत अच्छा रोल प्ले किया। चाणक्य बड़ा प्रभावित हुआ, कहा यह बालक राजा बनने लायक है। प्ले खत्म हुआ, नाटक खत्म हुआ। चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य के पिता के पास गया। चंद्रगुप्त मौर्य का पिता मोर पालकों का सरदार था, पीकॉक पालने वालों का एक हेड था। पिप्पल वन बिहार में मयूर पालकों का सरदार का बेटा चंद्रगुप्त मौर्य था। उसके पास चाणक्य गया, कहा ये बालक मुझे दे दो। खरीद लिया, उसको अपने साथ ले लिया, शिक्षा दीक्षा दिया, लड़ाई तीरंदाजी तलवारबाजी इत्यादि सिखाया। अंत में दोनों ने एक विशाल सेना भर्ती कर लिया और फिर धनानंद की कैपिटल पाटलिपुत्र पर आक्रमण कर दिया। दोनों की सेना बुरी तरह से हार गई, कुछ मारी गई, कुछ भाग गई। बड़ी मुश्किल में दोनों बच पाए, जंगलों में भाग गए। कुछ समय बीता तो दोनों ने डिसाइड किया कि चलें अपने बारे में आम जनता से फीडबैक लें कि आम जनता उनके बारे में क्या राय रखती है। एक गांव से जा रहे थे भेष बदलकर। एक बूढ़ी औरत रोटी पका के अपने छोटे बच्चे को रोटी दे रही थी। बच्चा रोटी को बीच में से काट कट कर खा रहा था और उसका मुंह जल रहा था। शिकायत भी लगा रहा था कि मुंह जल रहा है। ये दोनों खड़े रहे वहां। देखिए बुढ़िया क्या जवाब देती है। बुढ़िया ने कहा, बेटे तेरी योजना चाणक्य और चंद्रगुप्त मौर्य के समान है। जैसे दोनों नंद वंश के विनाश की बात तो सोची, लेकिन दोनों ने डायरेक्ट सेंटर पे हमला कर दिया। रिजल्ट क्या हुआ? दोनों हार गए, सेना मारी गई, भाग गई। सेंटर पर हमला करोगे, केंद्र पर हमला करोगे तो मुख तो जलेगा ही। रोटी को बगल से काट के खाओ, मुख नहीं जलेगा। इन दोनों के माइंड में बात आ गई। अब की बार फिर से कबीलों की सेना तैयार किया, एक एक प्रांत करके सभी प्रांत को जीत लिया। अंत में धनानंद को मार करके चंद्रगुप्त मौर्य को राजा बनाया और स्वयं उसका प्राइम मिनिस्टर बना। तो इस तरह से बच्चे धनानंद की हत्या करके चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य की मदद से मगध में मौर्य वंश बनाया था। लेकिन आपको बताएं कि जिस समय धनानंद मगध का किंग था, उसी समय भारत पर सिकंदर महान का आक्रमण हुआ था। इंग्लिश में एलेक्जेंडर द ग्रेट कहा जाता है। सिकंदर ने 327-26 बीसी में भारत पर अटैक किया था।
सिकंदर यूनान का रहने वाला था। सिकंदर के गुरु का नाम अरस्तु था। अरस्तु, इंग्लिश में एरिस्टोटल कहते हैं। अरस्तु को फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस भी कहा गया है। अपना किंगडम अपने गुरु अरिस्टोटल, अरस्तु के नेतृत्व में करके एलेक्जेंडर विश्व विजय के लिए निकला था। एलेक्जेंडर की सेना पिछले 10 सालों से युद्ध लड़ती आ रही थी बिना ब्रेक। 327-26 बीसी में भारत पर अटैक किया। उस समय गांधार का किंग आम्भी बिना लड़े ही सिकंदर के सामने आत्मसमर्पण कर दिया था। भारत का प्रथम देशद्रोही राजा आम्भी, आम्भी को बच्चे अभिराज भी कहते हैं। फर्स्ट ट्रेटर किंग विदाउट फाइटिंग टुवर्ड्स अलेक्जेंडर सरेंडर्ड। बिना युद्ध लड़े ही सिकंदर के सामने आत्मसमर्पण कर दिया था। देशद्रोही किंग था, क्योंकि आम्भी पोरस को हरवाना चाहता था। पोरस झेलम और चिनाब के बीच के दो नदियों के बीच का एक छोटा सा किंगडम का राजा था। पोरस आम्भी को कई बार हरा चुका था, इसलिए आम्भी ने विदेशी सिकंदर के साथ मिलकर के पोरस को हराना चाहा। बच्चों, अलेक्जेंडर आगे बढ़ा। 327-26 बीसी में झेलम नदी के तट पर लड़ाई लड़ी गई। इस लड़ाई को वितस्ता की लड़ाई भी कहते हैं, क्योंकि झेलम का पुराना नाम वितस्ता भी है, अथवा इस लड़ाई को हाइडस्पस भी कहते हैं। हाइडस्पस झेलम को यूनानी भाषा में हाइडस्पस कहते हैं। तो तीन तीन नाम है झेलम के, झेलम, वितस्ता, हाइडस्पस। ग्रीक भाषा में हाइडस्पस या झेलम की लड़ाई में कहा जाता है कि अलेक्जेंडर ने पोरस को हराया, लेकिन पोरस ने बहुत टफ फाइट किया था। अंत में पोरस पकड़ा गया, सिकंदर के सामने लाया गया। सिकंदर ने पोरस से प्रश्न किया कि तुम्हारे साथ कैसा व्यवहार किया जाए। बिना डरे पोरस ने कहा कि जैसे एक राजा दूसरे राजा के साथ बर्ताव करता है वैसा व्यवहार करो। एलेक्जेंडर उसके प्रश्न से उत्तर से बड़ा खुश हुआ और उसका जीता किंगडम लौटा दिया, उसे अपना दोस्त बना लिया। तो बच्चों, टफ फाइट किया था पोरस ने। पोरस को पुरु भी कहते हैं। सिकंदर का घोड़ा बुकेफला झेलम नदी की लड़ाई में ही मर गया था। एलेक्जेंडर यानी सिकंदर के घोड़े का नाम बुकेफला था। झेलम नदी के तट पर इसी लड़ाई में मरा था। अपने घोड़े के नाम पर सिकंदर ने बुकेफला शहर झेलम नदी के तट पर बसाया था। कहा यह भी जाता है बच्चों कि चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य को अलेक्जेंडर यानी सिकंदर के पास भेजा कि जाओ सिकंदर और उसकी सेना को बूस्ट करो कि वह धनानंद पर अटैक करे, लड़े और इसको मार डाले। लेकिन एलेक्जेंडर से मिलने के बाद चंद्रगुप्त मौर्य ने उसको बूस्ट किया, उसकी सेना में फूट डाला, लेकिन सिकंदर यानी अलेक्जेंडर तैयार नहीं हुआ। तो खीर ले गया था, जहर मिला के खीर दे दिया, लो खाओ इंडियन खीर। पता चला कि इसमें जहर है, अलेक्जेंडर खाया, बीमार पड़ गया। जब तक एलेक्जेंडर चंद्रगुप्त को पकड़ पाता तब तक चंद्रगुप्त भाग चुका था, बहुत दूर जा चुका था, नहीं तो वहीं मार देता इसको। तो चंद्रगुप्त आगे नहीं बढ़ा, सॉरी अलेक्जेंडर आगे नहीं बढ़ा। क्यों? क्योंकि छोटा सा किंगडम झेलम चिनाब के बीच का पोरस किंग, छोटे से किंग के पोरस को नहीं टफ फाइट किया। तो धनानंद तो विशाल किंगडम का मालिक था, इसके पास एक विशाल सेना थी। और दूसरी बात, अलेक्जेंडर की सेना लड़ते लड़ते थक चुकी थी, सैनिकों को होम सिकनेस हो गया था, घर जाने की बीमारी लग गई थी। इंडिया में अलेक्जेंडर 19 महीने से पड़ा हुआ था, बीमार पड़ गया। कहते हैं अलेक्जेंडर को मलेरिया हो गया था। जो काम इंडियन सिपाही नहीं कर पाए, भारत के मच्छरों ने कर दिखाया, काट खाया, मलेरिया हो गया। या फिर जहर देकर चंद्रगुप्त ने उसको बीमार कर दिया। अलेक्जेंडर झेलम क्रॉस किया बच्चों, ब्यास को क्रॉस करने की जरूरत नहीं किया, क्योंकि ब्यास के उस तरफ धनानंद का किंगडम था। झेलम क्रॉस किया, ब्यास क्रॉस नहीं किया, झेलम से ही वापस लौट पड़ा।
अपने सेनापति सेल्यूकस निकेटर को सीरिया का गवर्नर बनाया, सीरिया का गवर्नर बनाया। सीरिया की कैपिटल दमिश्क, आज भी कैपिटल है सीरिया की दमिश्क, तब भी दमिश्क सीरिया की कैपिटल थी। तो एलेक्जेंडर सेल्यूकस को, अपने सेनापति को सीरिया का, अपने किंगडम का गवर्नर अपॉइंट करके इंडिया से 325 बीसी में लौटा। 325 बीसी में सेल्यूकस निकेटर को सीरिया का गवर्नर अपॉइंट किया। सीरिया की कैपिटल दमिश्क आज भी है, तब भी वही कैपिटल थी। सीरिया का गवर्नर अपॉइंट करने के बाद वापस लौटा, लेकिन 323 बीसी में, 323 बीसी में एलेक्जेंडर का देहांत इराक के बेबीलोन में हो गया था। सिकंदर इराक के बेबीलोन में मर गया। उसको मिस्र के काहिरा में दफनाया गया। मिस्र अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में है। इंग्लिश में इजिप्ट कहते हैं। इजिप्ट की कैपिटल कायरो, मिस्र की राजधानी काहिरा में एलेक्जेंडर को दफनाया गया। तो बच्चों, ऐसा विश्व विजेता था, पैदा कहीं हुआ, मरा कहीं और, दफनाया कहीं और गया। सिकंदर महान ऐसा किंग पैदा यूरोप में हुआ, मकदुनिया में, यूनान के पास मैसिडोनिया में पैदा हुआ। एलेक्जेंडर के पिता फिलिप सेकेंड थे। यूरोप में मकदुनिया में पैदा हुआ, 356 में पैदा हुआ था, 356 बीसी में। एशिया में इराक के एलेक्जेंड्रिया शहर में, सॉरी बेबीलोनिया शहर में मरा। और मिस्र अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में, मिस्र की कैपिटल कायरो में इसको दफनाया गया। विश्व का महान किंग पैदा कहीं हुआ, मरा कहीं और, दफनाया कहीं और गया। एलेक्जेंडर था। तो इस तरह से धनानंद की हत्या चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था बच्चों। और इस तरह से एक नया किंगडम आया, मौर्य वंश। तो आई थिंक आपको ये बातें अच्छी भी लग रही होंगी और समझ में भी आ रहा होगा। आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं ये। ना याद रहे तो दोबारा रिकॉर्डेड वीडियो पड़ी रहेंगी, आप इसको देख लेना, सुन लेना बच्चों। तो ये डायनेस्टी बेहद इंपॉर्टेंट है, मौर्य वंश। बच्चों 322 बीसी से 185 बीसी तक ये डायनेस्टी थी, मौर्य वंश। और इस वंश की कैपिटल अगर आपसे पूछें, राजधानी, तो कैपिटल पूछा जाए तो पाटलिपुत्र को ही बनाया था। पाटलिपुत्र इसकी कैपिटल थी। और इस वंश का प्रथम किंग पूछा जाए तो चंद्रगुप्त मौर्य था। तीन 322 बीसी से 298 बीसी तक चंद्रगुप्त मौर्य बच्चों, यह मौर्य वंश का पहला किंग था। किस जाति का था यह बड़ा विवादित है। ब्राह्मण टेक्स्ट बुक में इसको शूद्र कहा गया है कि यह शूद्र था। धनानंद की एक दासी मुरा से पैदा हुआ था। धनानंद की मेड सर्वेंट मुरा से पैदा हुआ था, ऐसा कहते हैं। लेकिन ग्रामर में मुरा का मतलब मौर्य होगा, पुल्लिंग मुर से मौर्य होगा, तो पुरुष से तो पैदा नहीं हुआ, महिला से पैदा हुआ होगा। मुरा फीमेल है, फेमिनिन जेंडर है, मुर मास्कुलिन जेंडर है। तो ये कहते हैं नहीं, गलत है, मुरा से तो है ही नहीं है। चूंकि मुरा से पैदा होता तो इसके नाम के साथ मौर्य नहीं मौर्य लगता। जैन और बौद्ध टेक्स्ट बुक में बच्चों, जैन बौद्ध टेक्स्ट बुक में इसे कहा गया कि यह क्षत्रिय था, इसको भी नहीं माना जाता है। एक किताब है मुद्रा राक्षस, जिसको विशाख दत्त ने लिखा है, उसमें इसको वृषभ कहा गया है। वृषभ माने बैल, अर्थात वैश्य से जोड़ा गया है। तो कुल मिला के यह वैश्य कास्ट का था। शूद्र होता तो ब्राह्मण कौटिल्य इसकी मदद न करता, ब्राह्मण क्षत्रिय था नहीं।
वैश्य था। तो इस तरह से चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य का प्राइम मिनिस्टर था बच्चों, महामंत्री था। अब तक हिस्ट्री की क्लास की पीडीएफ नहीं दिया बच्चों, बिल्कुल नहीं दिया। दरअसल मैंने पीडीएफ जो है उनको जो इंचार्ज हैं दे दिया, तो वो कह रहे थे कि हम इसको टाइप करवा के फिर डालेंगे, जबकि हमने हाथ से लिखा हुआ पीडीएफ दिया था। तो आपको मिल जाएगा बच्चे, या तो ये टाइप करवा रहे हैं, अन्यथा आपको हाथ से लिखे वाले पीडीएफ को दे देना चाहिए, क्योंकि मेरे से बात किया था तो यही बता रहे थे। अच्छा, मौर्य वंश पहले कराए थे? लक्ष्मी बच्चे बताएं, मौर्य वंश करा चुके हैं क्या? 20/9 को कराया था। ओके, तो मौर्य वंश कराया था, ठीक है। पूनम कह रही है नहीं कराया था, तो 20/9 को कराया था बच्चे, बाकी किंगडम नहीं बताए थे, यही बता दिए थे आई थिंक। तो 20/9 वाले वीडियो को देख लेना आप, इसमें बताया था कुछ किंगडम्स रह गए थे, इसलिए मैंने सोचा कि आपको बता दें। कुछ किंग और किंगडम्स बीच में रह रहे थे, ठीक है पूनम बच्चे देख लेना, 20/9 का है, 20 तारीख वाले में देख लेना, मौर्य वंश के बारे में होगा। तो चलिए फिर हम आप ध्यान से पढ़ रहे हो, देखो पूनम कह रही नहीं कराया था, आप कह रहे हो कराया था ना, तो यू आर जेन्युइन, पढ़े, ऐसे पढ़ते रहिए। चलें आगे बढ़े। तो मौर्य वंश यह भी नए किंग और किंगडम्स में है। तो चलिए हम आपको नेक्स्ट पॉइंट की तरफ ले चलते हैं, और अब आपको बताते हैं मौर्य वंश के बाद, मौर्य वंश के बाद बच्चों कुषाण वंश आया था। हालांकि मौर्य वंश के बाद सुंग वंश आया था, मौर्यों के बाद सुंग डायनेस्टी आई थी। मौर्य वंश के अंतिम किंग, लास्ट मौर्यन किंग बृहद्रथ की हत्या करके पुष्यमित्र सुंग ने शुंग वंश की स्थापना किया था। तो लास्ट मौर्यन किंग बृहद्रथ का सेनापति पुष्यमित्र सुंग था, जिसकी हत्या करके चंद्रगुप्त पुष्यमित्र सुंग हत्या करके सुंग वंश बनाया था। और सुंग के बाद बच्चे कण्व डायनेस्टी आया था। सुंग वंश के बाद कण्व डायनेस्टी थी, नाम मात्र की छोटी छोटी डायनेस्टी थी। जैसे अंतिम मौर्य राजा बृहद्रथ था, जिसको मार करके पुष्यमित्र सुंग ने शुंग वंश बनाया। और पुष्यमित्र सुंग जाति के ब्राह्मण थे, सत्ता में आने के बाद बौद्ध भिक्षुओं को मरवाया, बौद्ध विहारों को नष्ट कराया। और पुष्यमित्र सुंग ने 2 अश्वमेध यज्ञ किया था। अश्वमेध यज्ञ में घोड़ा छोड़ा जाता था, किसी ने घोड़े को पकड़ लिया तो उससे लड़ाई लड़ा जाता था, जीतने वाला घोड़े को ले जाता और फिर उस घोड़े को पवित्र किया जाता, और देन घोड़े की बलि दिया जाता था। उस घोड़े के मांस को बड़े चाव से खाया जाता था। तो बलि देने की प्रक्रिया, घोड़े की बलि देने की प्रक्रिया प्राचीन काल में थी, लेकिन पहला किंग जिसने 2 अश्वमेध यज्ञ किया बच्चों, पुष्यमित्र सुंग था। 2 अश्वमेध यज्ञ करने वाला फर्स्ट हिस्टोरिकल किंग, सुंग वंश का संस्थापक पुष्यमित्र सुंग था। पुष्यमित्र सुंग के जो मुख्य पुजारी थे महर्षि पतंजलि थे, और महर्षि पतंजलि ने इस अश्वमेध यज्ञ को कराया था। महर्षि पतंजलि ने एक बड़ी फेमस किताब लिखा है, महाभाष्य, और इन्होंने एक सिद्धांत भी दिया था, योग सिद्धांत। योग विद्या जो बाबा रामदेव नहीं सिखाते हैं, यह महर्षि पतंजलि की देन है बच्चों। तो महर्षि पतंजलि व्याकरण की किताब महाभाष्य लिखे हैं, बट योग नामक सिद्धांत महर्षि पतंजलि ने दिया था। और महर्षि पतंजलि
पुष्यमित्र शुंग के मुख्य पुजारी थे, जिन्होंने दोनों अश्वमेध यज्ञ को करवाया था। तो पुष्यमित्र शुंग के बाद उसका बेटा अग्निमित्र था। अग्निमित्र पर कालिदास ने किताब लिखा है, मालविका अग्निमित्रम। यह कालिदास की एक प्ले है, यह एक नाटक है। तो लेकिन उतनी पावरफुल डायनेस्टी नहीं थी। पुष्यमित्र शुंग के बाद अग्निमित्र आया, वसुमित्र आया। देवभूति मित्र को मारकर उसका सेनापति वसुदेव कण्व ने कण्व डायनेस्टी बनाई थी। तो ये दो छोटी छोटी डायनेस्टी मौर्य वंश के बाद आई थी मगध में। ये दो छोटी छोटी डायनेस्टी थी। सुंग डायनेस्टी, सुंग की स्पेलिंग एस से ही है, SUNGA, सुंग डायनेस्टी यानी सुंग वंश। बच्चों ये डायनेस्टी 185 BC से आई थी और यह डायनेस्टी बच्चों 73 BC तक थी। इस वंश की कैपिटल अगर पूछें, राजधानी, तो बच्चों पाटलिपुत्र को ही राजधानी बनाया था। और इसके संस्थापक अगर पूछा जाए, इस वंश के संस्थापक तो पुष्यमित्र शुंग थे। पुष्यमित्र शुंग इस वंश के संस्थापक थे। और बच्चों इन्होंने ही 2 अश्वमेध यज्ञ किया था। दो अश्वमेध यज्ञ किया। इस अश्वमेध यज्ञ को महर्षि पतंजलि ने करवाया था। महर्षि पतंजलि इनके मुख्य पुजारी थे। तो 2 अश्वमेध यज्ञ इन्होंने कराया था, महर्षि पतंजलि ने कराया था। तो प्राचीन काल के पहले किंग हैं, कास्ट के ब्राह्मण थे, बौद्ध भिक्षुओं को मरवाया, बौद्ध विहारों को नष्ट कराया। तमाम इसमें किंग आए हैं, नाम मात्र के हैं। इसका बेटा अग्निमित्र था। जिसके ऊपर मालविकाग्नि नामक किताब लिखा गया है। मालविकाग्नि, मालविकाग्निमित्र, यह संस्कृत में कालिदास ने लिखा है। मालविका और इनकी बिलवेड अग्निमित्र और मालविका के बारे में है ये किताब। इसके बाद बच्चे वसुदेव मित्र आया, फिर देवभूति मित्र आया। देवभूति मित्र की हत्या करके इसका सेनापति वसुदेव कण्व ने कण्व डायनेस्टी बनाया था। कण्व डायनेस्टी यानी कण्व वंश। और बच्चों यह डायनेस्टी कब से कब तक थी? तो 73 BC से 33 BC तक नाम मात्र की डायनेस्टी है। इनकी राजधानी भी पाटलिपुत्र थी। पाटलिपुत्र इनकी कैपिटल भी थी। और इनका संस्थापक पूछा जाए, फाउंडर, तो वसुदेव कण्व। अब आप देखिए मगध में 2 ऐसी डायनेस्टी हैं जिनके शासक ब्राह्मण थे। न्यू किंग्स और किंगडम में 2 ऐसी डायनेस्टी हैं जिनके शासक ब्राह्मण थे। सुंग वंश के शासक ब्राह्मण थे बच्चों, कण्व वंश के शासक ब्राह्मण थे। इन्होंने बौद्ध भिक्षुओं को मरवाया, बौद्ध विहारों को नष्ट कराया। परंतु आपको बताएं, मौर्य वंश के पतन के बाद भारत पर विदेशी आक्रमण फिर से होने लगे थे। भारत पर पुनः विदेशियों का आक्रमण स्टार्ट हो गया था। इन विदेशियों में कुषाण शासक भी हैं। कुषाण शासक यूची कबीले से बिलोंग करते थे। चीन की दीवार क्रॉस नहीं कर पाए। नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर से यानी उत्तरी पश्चिमी सीमा प्रांत से भारत में प्रवेश कराए।
पुरुषपुर आज का पेशावर पर कब्जा कर लिया, वहीं पर अपना किंगडम बना लिया। तो पुरुषपुर आज का पेशावर, यह कुषाण शासकों की कैपिटल, और कुषाण शासक ये यूची कबीले से बिलोंग करते थे। कुषाण शासक यूची नामक कबीले से बिलोंग करते थे। तो बच्चों इस तरह से यह एक इंपॉर्टेंट डायनेस्टी है जिसके बारे में बताने चल रहे हैं। कुषाण बाहर से आए थे। कुषाण डायनेस्टी इनका शासनकाल अगर आप देखें तो बच्चों लगभग 50 बीसी से, हालांकि डेट पे मत जाइएगा, थोड़ा डेट विवादित है इसलिए डेट की तरफ मत ध्यान दीजिएगा, लमसम यही डेट्स है। कुषाण शासक 50 बीसी में आए, 250 एडी तक चला था। इस वंश की कैपिटल अगर पूछा जाए, राजधानी, तो आप पुरुषपुर लगाइएगा। यानी आज का पेशावर, और यह पाकिस्तान में इनकी कैपिटल थी। तो जैसा कि आप जानते हैं कुषाण वंश के शासक यूची कबीले से बिलोंग करते थे। यूची जनजाति के लोग थे ये, इंग्लिश में इसको ट्राइब कहेंगे। यूची कबीले के लोग थे। चीन की दीवार क्रॉस नहीं कर पाए बच्चों, दे कुडंट क्रॉस द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना। चीन की दीवार 221 बीसी में बन गई थी। शीतल मिश्रा बच्चे कुछ पूछना चाहते हैं? ओके, जो भी बच्चे कुछ जानना चाहें अपना सवाल कमेंट करके पूछ सकते हैं। बाकी हम प्रयास कर रहे हैं कि आपको अधिक से अधिक बातें सुनकर समझ में आ जाएं, और पढ़ाने का मकसद यही होता है। आप लोग भी जब अध्यापक बने तो बच्चों को ऐसे मेहनत करके पढ़ाना, और नहीं तो कह दो बच्चों बुक निकालो उसको रीड कराओ, ऐसा नहीं करना। आप लोग मेहनत करना, भले सरकारी टीचर बन जाओगे, तो बच्चों से खुद ऐसे बोर्ड पर पढ़ाना नहीं, पढ़ पढ़ के जाइए। हाँ, ये आए कहां से? ये है सेंट्रल एशिया से। आप जानते हैं सेंट्रल एशिया में जब कोई स्ट्रॉन्ग कबीला उठता था, उभरता था, तो जो कमजोर कबीले थे उनको वहां से मार भगाते थे। और ये कबीले भागकर कहाँ आते थे? या तो पर्शिया साइड में जाते थे, यानी ईरान साइड में जाते थे, या फिर नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर से, उत्तरी पश्चिमी सीमा प्रांत से भारत में घुस आते थे। क्योंकि भारत में कोई दीवार नहीं था, प्रवेश कर जाते थे और यहाँ की कमजोर कबीलों से लड़कर उनको मार भगाते थे और वहां पर ये कब्जा जमा लेते थे। सेंट्रल एशिया में इनसे स्ट्रॉन्ग कबीले वहां पर इनको मार भगाया और ये लोग चीन की दीवार नहीं क्रॉस कर पाए, क्योंकि चीन की दीवार 221 बीसी में बन चुकी थी। इसीलिए चाइना ने बनवा दिया था, वहां के किंगडम्स ने बनवा दिया था कि सेंट्रल एशिया के जो कबीले थे वो उसके चाइना में प्रवेश न कर पाए। और ये कबीले कहां भागते थे? नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर साइड से भारत की तरफ भागते थे बच्चों। अब देखिए, अगर कहा जाए कि इस वंश के संस्थापक कौन थे, तो संस्थापक कुजुल कैडफिसेस। इंग्लिश में भी कुजुल कैडफिसेस, और इसका बेटा था विम कदफिशेस। विमा कैडफिसेस, या बच्चों इसको कैडफिसेस 1 कहते हैं या इसको कैडफिसेस 2 कहते हैं। ये दोनों
पशु चराते चराते नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर साइड से भारत में आ गए और यहीं बस गए, पुरुषपुर में बस गए, अपनी किंगडम बना गए। और फिर बाद में इन्होंने इंडियन कल्चर, इंडियन धर्म को स्वीकार कर लिया। ये वापस नहीं गए, कल्चर ही बदल लिया, स्वयं को बदल लिया। तो जो इंडिया में बाहर के आए वे अगर अपने आप को बदल लिए तो इंडियन उनको अपने अंडर एक्सेप्ट कर लेता था। लेकिन आप जानते हैं अंग्रेज इंडिया में आए, वो अपने आप को इंडियनाइज्ड नहीं कर पाए। मुस्लिम्स इंडिया में आए, वह भी अपने आप को बदल नहीं पाए, बल्कि यहाँ के लोगों को बदलने का प्रयास किया। तो इस तरह से हिंदू कल्चर को एक नहीं अनेक बार लोगों ने इसका टॉर्चर करने, शोषण करने की प्रयास किए हैं। एक बार नहीं, कई बार। फिर भी यह कल्चर अभी भी बचा हुआ है। बाकी अगर आप देखें तो सेंट्रल एशिया में सारे कल्चर को इस्लाम ने कन्वर्ट कर दिया। इस्लाम सऊदी अरब में आया, मक्का मदीना से 622 में पैगंबर मोहम्मद पैदा हुए थे। पैदा तो 570 में हुए थे। 622 में इस्लाम धर्म का प्रचार स्टार्ट किया था मक्का में। मक्का के लोगों ने एक्सेप्ट नहीं किया, इनको वहां से लड़ाई लड़के भगा दिया। मदीना आए, मदीना में इनके फॉलोअर बन गए, देन वहां से प्रचार करना स्टार्ट किए। फिर क्रूसेड पर हमला किए और बड़ी तेजी से इस धर्म को फैलाया। तो प्रॉफिट मोहम्मद, मक्का मदीना। तो बिम कदफिश के बाद तो फेमस किंग था कनिष्क बच्चे। कनिष्क इस वंश का सबसे पावरफुल किंग था। इसी का शासनकाल 72 ईस्वी से लेकर 102 ईस्वी तक है। ये एनसीईआरटी की डेट है, लेकिन कुछ किताबों में 102 से लेकर 127 ईस्वी तक दिया है। यह कुछ किताबों में है, बट ये एनसीईआरटी की डेट, कनिष्क का शासनकाल यही मानिएगा। सबसे पावरफुल ताकतवर किंग कनिष्क था। हला इसके बाद वशिष्ठ आया, वशिष्ठ, देन हुविष्क आया, हुविष्क इसके बाद आया, और बच्चों देन वसुदेव आया। हुविष्क के बाद वसुदेव आया था। तो वसुदेव यह अंतिम किंग था, इस वंश का अंतिम राजा वसुदेव को मानते हैं। हाँ, इसमें सबसे पावरफुल किंग कनिष्क था। तो इसको, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे आपसे। कनिष्क जो था कुषाण वंश का सबसे प्रतापी राजा था। ठीक है बच्चों, समझ में आया? कनिष्क जो था इसको दूसरा अशोक कहा गया है। कनिष्क को सेकेंड अशोक कहा गया है। दूसरा अशोक किसको कहा गया बच्चों? कनिष्क को कहा गया है। क्यों कहा गया है? क्योंकि कनिष्क ने भी अशोक की तरह बौद्ध धर्म का प्रचार इंडिया से बाहर किया था। कनिष्क was the second king spread Buddhism outside India. कनिष्क का किंगडम अशोक से किंगडम से कम नहीं था। कनिष्क का किंगडम उत्तर भारत था, यानी पाटलिपुत्र पटना तक था, कश्मीर भी था इसके अंडर में, पाकिस्तान पूरा इसके अंडर में था, लेकिन इसके अलावा सेंट्रल एशिया भी इसके पास था। तो आपको बताएं कि कनिष्क का किंगडम अशोक से बड़ा था। सेंट्रल एशिया जहां से यूची कबीलों को भगाया गया था, सेंट्रल एशिया वाले पोर्शन को भी ये जीत गया था। सेंट्रल एशिया वाले पार्ट को भी यह जीत गया था। चीन से 3 रेशम मार्ग जाते थे, 3 रेशम मार्ग, सॉल्ट इसके सब इसके अंडर में आ गए थे। तो कनिष्क वाज वन ऑफ द मेन किंग, कुषाण वंश का सबसे ताकतवर किंग था। बहत्तर एडी से 102 एडी तक कनिष्क ने शासन किया था। कनिष्क के नाम का मतलब लिटिल फिंगर होता है, छोटी उंगली, कनिष्ठिका। अब देखिए इसका नाम इंडियन कल्चर में है, जबकि इसके पूर्वज कुजुल कदफिश, विम कदफिश के नाम यूची कबीले में है। ये यहाँ आए, यहीं के बन गए, यहाँ के कल्चर को एडॉप्ट कर लिया।
नाम कनिष्क रखा। कनिष्क माने लिटिल फिंगर, लेकिन सेकंड अशोका कहा गया है। तो बच्चों दूसरा अशोक कहा गया है, इसलिए कहा गया क्योंकि अशोक की तरह इसने भी बौद्ध धर्म एक्सेप्ट किया था। बौद्ध धर्म में महायान संप्रदाय को मानता था और फिर बौद्ध धर्म का प्रचार अशोक की तरह इसने भी कराया। लेकिन बच्चों इसके शासनकाल में बड़े बड़े विद्वान थे। चरक, इसके दरबार में चरक रहते थे। चरक को आयुर्वेद का जनक कहा गया है। आयुर्वेद का जनक चरक, यानी फादर ऑफ आयुर्वेद। आयुर्वेद इंडिया की देन है। चरक को फादर ऑफ आयुर्वेद कहा गया है। इन्होंने चरक संहिता नामक किताब लिखा है बच्चों। चरक संहिता संस्कृत में, संस्कृत में चरक संहिता बेहद फेमस किताब है। लेकिन अगर आपसे कहा जाए कि विश्व में, वर्ल्ड में फादर ऑफ मेडिसिन किसको कहते हैं, तो बच्चों वर्ल्ड में फादर ऑफ मेडिसिन अगर पूछा जाए तो हिप्पोक्रेट्स को कहा गया है। हिप्पोक्रेट्स यूनान का था। यूनानी मेडिसिन प्रणाली वर्ल्ड में सबसे पहले आई है। आयुर्वेद बाद में आया है। यूनानी मेडिसिन प्रणाली 3rd सेंचुरी बीसी में आया था और ये आयुर्वेद 1st सेंचुरी एडी में आया है। लगभग 400 साल बाद इंडियन मेडिसिन आयुर्वेद आया है। तो इसीलिए वर्ल्ड में फादर ऑफ मेडिसिन पूछा जाए, हिप्पोक्रेट्स। फादर ऑफ मेडिसिन विश्व में आयुर्वेद का जनक पूछा जाए, हिप्पोक्रेट्स। हिप्पोक्रेट को वर्ल्ड में फादर ऑफ मेडिसिन कहा गया है। यूनानी मेडिसिन इन्होंने दिया है। यह ग्रीस के थे बच्चों। ग्रीस का मतलब यूनान के थे। तो यह यूनानी मेडिसिन लाए थे। वर्ल्ड में पहली मेडिसिन इन्होंने दिया था। तो रेशम, बिल्कुल बच्चे, चाइना से रेशम का व्यापार होता था और चाइना से यूरोप में एक रेशम मार्ग जाता था। एक रेशम मार्ग इंडिया में आता था नथुला दर्रे से। नथुला दर्रे सिक्किम में है। और एक सेंट्रल एशिया में जाता था। तीनों रेशम मार्ग पर कनिष्क का अधिकार था। इसका मतलब यह है कि कनिष्क का किंगडम विशाल किंगडम था। 3 रेशम मार्ग इसके अंडर में आते थे और बड़े बड़े विद्वान इसके समय में थे। तो इसीलिए इसको कनिष्क को सेकंड अशोका कहा गया है। तो बस बच्चे आज का सेशन यहीं खत्म करते हैं। नेक्स्ट सेशन में आपको कनिष्क बताएंगे, बट याद दिला देना थोड़ा सा, चूंकि आप लोग याद नहीं दिलाते हो। टाइम हो गया, इसीलिए बच्चे आज का सेशन यहीं खत्म कर रहे हैं। नेक्स्ट सेशन में थोड़ा बता देना, क्योंकि मैं बहुत कई क्लास पढ़ाता हूँ ना, इसलिए याद नहीं रहता है मैंने कहाँ तक कराया हूँ। ठीक बच्चों, ओके। कोई डाउट है पूछ लो। एनी डाउट? लक्ष्मी उपाध्याय थैंक यू, नमस्कार, थैंक यू सभी को। अमीक्षा राणा थैंक यू बच्चे। तो अब तो आपका दूसरी क्लास होगा। कोई डाउट, कोई क्वेश्चन? क्योंकि बीच में थोड़ा मैं आपका कमेंट ले नहीं पाता हूँ। कारण यह है बच्चों की बीच में अगर कमेंट लेंगे तो हम उतना समझा नहीं पाते हैं, फिर बीच में डिस्टरबेंस होता है ना। इसलिए हम लास्ट में आपसे पूछते हैं कि कोई अगर डाउट है, कोई क्वेश्चन है तो आप अवश्य पूछ लीजिए। ठीक है, नो डाउट। ओके बेटे, चलिए ठीक है, थैंक यू।